गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हितेश बायोलॉजी क्लासेज जालोर। आज का अपना यूट्यूब का लेक्चर क्लास 11th का लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर हम मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये तीनों ही चीज़ जो है वो अलग अलग है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने लिविंग बीइंग के कुछ कैरेक्टर पढ़े थे। जैसे पहला कैरेक्टर हमने ग्रोथ पढ़ा था। ग्रोथ के अंदर मैंने बताया था कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के अंदर ग्रोथ पाई जाती है, इसलिए इसको डिफाइनेड कैरेक्टर नहीं मानते। उसके बाद में ग्रोथ के बाद हमने सेकंड पॉइंट रिप्रोडक्शन पढ़ा था। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बट इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवनेस इन लिविंग बीइंग, बिकॉज अगर ये चीज़ नहीं भी है, कोई ऑर्गेनिज्म फर्टाइल नहीं भी है, स्टेराइल है, फिर भी वो जिंदा रह सकते हैं, तो इट इज़ नॉट ए डिफाइनेड क्राइटेरिया ऑफ लिविंग बीइंग। इन दो चीज़ों के बाद में आज हम लिविंग बीइंग के 3 कैरेक्टर पढ़ेंगे, जिसमें मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। तीनों ही चीज़ अपने आप में डिफरेंट है। अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें, मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है बॉडी में या बॉडी के सेल में होने वाली ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई नया प्रोडक्ट बनता है, या तो टूट के बनेगा या फिर जुड़ के बनेगा। फॉर एग्जांपल्स प्रोटीन है, प्रोटीन जो है टूटेगा तो अमीनो एसिड बनेगा। बॉडी को अमीनो एसिड की नीड है, तो प्रोटीन के टूटने से अमीनो एसिड बना। तो इस टाइप का जो प्रोसेस है जिसके अंदर प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हुआ, जिससे क्या बना, अमीनो एसिड। इसी प्रकार कई ऐसी कंडीशन है जिसमें अमीनो एसिड जुड़ के वापस प्रोटीन बना सकता है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना, लैक्टिक एसिड रिकन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, ये सारे जो प्रोसेस होते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं, मेटाबॉलिज्म। दूसरा है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस की अगर बात करें तो कॉन्शियसनेस बॉडी की वो प्रोसेस है जिसके अंदर, जिसको हम हिंदी में चेतना या जागृति कहते हैं, बॉडी की वो प्रोसेस जिसमें बॉडी आसपास के स्टिमुलेशन को ग्रहण करके उसका रिस्पॉन्स दे सकती है। ये एबिलिटी ऑफ बॉडी जो है उसी को हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। ह्यूमन के केस में सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, क्योंकि उसके पास स्टिमुलेशन के साथ साथ सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, यानी वो ज़्यादा उसके पास सेंस ऑर्गन होते हैं, जिसकी वजह से वो किसी चीज़ को समझ सकता है सुनने के साथ साथ। कॉन्शियसनेस के बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि कई ऑर्गेनिज्म सेल से बनते हैं, तो कई ऑर्गेनिज्म सेल के ग्रुप से बनते हैं, जिसको हम टिश्यू कहते हैं। जैसे मान लो ये सेल का ग्रुप है, इस सेल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। कई ऑर्गेनिज्म टिश्यू से आगे मिल करके बनते हैं ऑर्गन से, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म सेल से बनेंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म सेल के जुड़ने से, बहुत सारी सेल के जुड़ने से टिश्यू बनेगा, तो टिश्यू से बनेंगे। कई ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो टिश्यूज, जिसमें बहुत सारे टिश्यू मिल करके ऑर्गन बनाएंगे। कई ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिसमें ऑर्गन मिल करके जो है ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। तो ये जो कंडीशन है इसी को हम किस नाम से जानते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि बॉडी का वो प्रोसेस जिसमें बॉडी एक से ज़्यादा सेल से बनी होती है या एक सेल से बनी होती है। फॉर एग्जांपल्स बात करते हैं, इसको पढ़ते हैं पहले। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को क्या चीज़ है, देखो, इट इज़ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग इन विच फ्यू ऑर्गेनिज्म आर रेस्ट्रिक्टेड in cellular form while other having ability of making tissue organ or organ system। कुछ ऑर्गेनिज्म तो एक सेल तक सीमित होते हैं, उनकी बॉडी ही सेल से बनी होती है, एक ही सेल से बनी होती है। दे आर जनरली कॉल्ड यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जैसे आपको एक डायग्राम दिख रहा है अमीबा का, तो अमीबा एक ही सेल से बनने वाला ऑर्गेनिज्म है। अब जो ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बना है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो है, इसके अंदर का जो वातावरण है वो एक ही सेल से बना हुआ है, एक ही सेल के दायरे में है, एक सेल से ही लिमिटेड है। तो अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो ही इसकी पूरी बॉडी को मेंटेन कर रहा है। तो इसलिए इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो गया, प्रोटोप्लाज्मिक। यानी जो बॉडी एक सेल से बनती है, उसके सेल के अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो उसकी पूरी बॉडी को मेंटेन कर रहा है। इट मीन्स उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड केस की अगर बात करें तो सेकंड केस के अंदर आपको जो कंडीशन दिखती है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखता है, वो है सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उस एनिमल में होता है जिसके अंदर एक से ज़्यादा सेल तो होती है बट वो टिश्यू नहीं बनाती। यानी ये समझो, जैसे अमीबा में आपको एक सेल दिख रही है, लेकिन अगर हम
इस ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे कि पोरीफेरा, ये पोरीफेरा का डायग्राम है, इसके अंदर अगर बात करें तो बॉडी के अंदर सेल एक से ज़्यादा होती है, सेल एक से ज़्यादा होती है, एक से ज़्यादा सेल है, बट वो सारी की सारी जो सेल है वो एक दूसरे से जुड़कर कॉम्पैक्ट टिश्यू नहीं बनाती, वो सारी सेल एक दूसरे में अलग अलग होती है। और इस टाइप की सेल जो अलग अलग होती है तो इसका मतलब उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनकी पूरी बॉडी जो है वो बहुत सारी सेल से मिलके बनी है, टिश्यू नहीं बना रही, सिर्फ मल्टी सेलुलर कंडीशन है। तो इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो कैसा होता है, सेलुलर, मतलब नंबर ऑफ सेल से होता है। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, इस डायग्राम इसके अंदर आपको जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये स्ट्रक्चर किसकी है, पोरीफेरा की। पोरीफेरा का ग्रुप आपने पढ़ा होगा। पोरीफेरा के अंदर पोरीफेरा की बॉडी जो है वो कुछ इस टाइप की होती है जो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। ये इसका ऑस्कुलम है, पोरीफेरा का ऊपर वाला जो भाग है इसको हम ऑस्कुलम के नाम से जानते हैं। ऑस्कुलम वो पोर है जिसको हम एक्सकरेंट पोर कहते हैं, जितना भी पानी है या जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो इसकी बॉडी से बाहर आता है। इसकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पोर छिद्र भी होते हैं जिसको हम कहते हैं ऑस्टिया। ऑस्टिया के थ्रू वो बॉडी को जो है वो बॉडी के अंदर जो पानी को ग्रहण करते हैं। तो इस टाइप से जो है ये सारा प्रोसेस होता है। तीसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसको हम कहते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में होता है, सिलेंटेरेटा में होता है। सिलेंटेरेटा में हाइड्रा भी आता है, जैसे पहला डायग्राम आपको हाइड्रा का दिख रहा है, दूसरा डायग्राम आपको एडेम्सिया का दिख रहा है। एडेम्सिया को हम कहते हैं सी एनीमोन, समुद्री एनीमोन के नाम से जानते हैं। ये ऑर्गेनिज्म टिश्यू से बनते हैं, यानी इसमें बहुत सारी सेल मिलकर के टिश्यू बनाती है, पर वो टिश्यू ऑर्गन नहीं बना सकती। जैसे हमारी बॉडी में टिश्यू से ऑर्गन बन रहा है, फॉर एग्जांपल स्टमक, लंग्स, किडनी, ये ऑर्गन्स है जो टिश्यू से मिलके बने। इनके अंदर सिर्फ टिश्यू होते हैं, दे डू नॉट फॉर्म स्पेशल ऑर्गन फॉर वेस्कुलेशन, फॉर सर्कुलेशन, फॉर डाइजेशन, दे हैव ओनली टिश्यू स्ट्रक्चर। तो इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन जीवों के अंदर टिश्यू मिल करके ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन जो है वो बॉडी में काम करते हैं। जैसे कि इनके अंदर स्पेशल स्टमक होता है तो वो डाइजेशन में काम आएगा, इनके अंदर लीवर होगा तो वो अलग अलग एक्टिविटी करेगा। प्लेटीहेल्मिन्थीज और एस्केल्मिन्थीज के प्राणियों के अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये एस्केल्मिन्थीज की स्पीसीज है, ये प्लेटीहेल्मिन्थीज की स्पीसीज है जिसको हम प्लेन एरिया के नाम से जानते हैं, प्लेन एरिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम का मतलब होता है बॉडी के ऐसे जीव जिनके अंदर ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि अगर हमारे बॉडी में सिर्फ स्टोमक है और वो डाइजेशन कर रहा है, वो फूड को डाइजेस्ट कर रहा है, यानी डाइजेशन कर रहा है, तो ये तो स्टोमक तो सिर्फ क्या है, एक ऑर्गन है जो डाइजेशन में मदद कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो है ये हो गया ऑर्गन। बट अगर हम कहें कि हमारी बॉडी में डाइजेशन के लिए सिर्फ स्टोमक नहीं है, जबकि पूरी प्रोसेस है, जैसे डाइजेशन की शुरुआत माउथ से होती है, माउथ के बाद में फिर फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद में स्टोमक, स्टोमक के बाद इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के अलावा लीवर, पैनक्रियाज, ये जितने भी ऑर्गन आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे ऑर्गन जो है वो डाइजेस्ट में मदद कर रहे हैं, डाइजेशन में मदद करते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि नॉट ओनली वन ऑर्गन इज हेल्पफुल इन डाइजेशन, समेटिव ऑफ ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन का जो टोटल है, बहुत सारे ऑर्गन जो है वो मिल कर के डाइजेस्टिव प्रोसेस को, डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं। इट मीन्स वी हैव टू से, हम ये कह सकते हैं, वी हैव टू से दैट डाइजेशन इज नॉट completed by only single organ, it completed by a number of organs which are helpful in perfect digestion and they make digestive system। तो जो बॉडी में अगर कोई सिस्टम है तो इसका मतलब वो ऑर्गन सिस्टम है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके अंदर सारे इंक्लूडेड ऑर्गन डाइजेशन में मदद करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें जितने भी ऑर्गन्स आते हैं, माउथ, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, जितने भी लंग्स है, एल्वियोलाई, ये रेस्पिरेशन में मदद करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेजल्स, हार्ट, एओर्टा, वेन, आर्टरी, वेन्यूल्स, कैपिलरी, ये जितने भी है ये सर्कुलेशन में मदद कर रहे हैं। तो इस टाइप से ऑर्गन लेवल ऑफ, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी शुरुआत एनेलिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक होती है। तो पहला जो प्रोसेस था वो हमने क्या पढ़ा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन।
दूसरा है मेटाबॉलिज्म। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मेटाबॉलिज्म कितने टाइप का होता है। एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें आपको मेटाबॉलिज्म के 2 टाइप दिख रहे हैं। एक को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म, एक को कहते हैं एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कोई बड़ी चीज़ टूट करके छोटी चीज़ में, जैसे देखो ये बड़ी चीज़ है मैक्रोमोलिक्यूल। अब मैक्रोमोलिक्यूल जो है उसका डाइजेशन हो रहा है। जब कोई बड़ी चीज़ टूटती है तो एनर्जी निकलेगी, एटीपी निकल रही है और सेल उस एटीपी को स्टोर करता है और आगे काम करता है। मैक्रोमोलिक्यूल प्रोटीन हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी चीज़ का जुड़ना। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एटीपी का यूज़ करके, एनर्जी का यूज़ करके एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्मेशन बनाते हैं। तो देखा जाए तो मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल में या बॉडी में कोई चीज़ टूटती है या बनती है तो क्या चीज़ है, इट इज़ सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी विच प्ले क्रूशियल रोल इन सर्वाइविंग, जो अपने को जिंदा रहने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेट आउटसाइड ऑफ द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम बट दे आर नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग। सवाल नीट में पूछा जाता है कि मेटाबॉलिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग, तो ऑब्वियसली अगर मेटाबॉलिज्म बॉडी के सेल में है, बॉडी के ऑर्गन्स में है तो इट मीन्स इट इज़ लिविंग। बट अगर मेटाबॉलिक रिएक्शंस को आप सेल बॉडी से बाहर, लेबोरेटरी में बॉडी से बाहर एक ऐसे वातावरण में मेटाबॉलिज्म अगर करवा रहे हो जहाँ पर सेल फ्री सिस्टम है, मतलब सेल का कोई, जैसे जो सेल में रिक्वायरमेंट आती है मेटाबॉलिज्म के लिए, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस वगैरह, वो कुछ भी नहीं है, तो सेल फ्री सिस्टम में बॉडी से बाहर अगर मेटाबॉलिज्म है तो वो न तो लिविंग होगा न नॉन लिविंग। लिविंग इसलिए नहीं है क्योंकि आपने मेटाबॉलिज्म को बाहर करवाया बॉडी से बाहर, जहाँ कोई लिविंग मटेरियल है ही नहीं, नो एनी लिविंग मटेरियल, ना कोई सेल है, ना कोई न्यूक्लियस है, ना कोई प्रोटोप्लाज्म है, ना साइटोप्लाज्म है, ना कोई प्रोटीन, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और नॉन लिविंग भी नहीं है क्योंकि मेटाबॉलिज्म अपने आप में एक ऐसी रिएक्शन है जिसको हम लिविंग भी मान सकते हैं। अब मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी रेप्लिकेटेड अंडर इन विट्रो कंडीशन। मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम इन विट्रो कंडीशन में रेप्लिकेट करवा सकते हैं। अभी थोड़ी देर बताया कि हम लेबोरेटरी में, टेस्ट ट्यूब में मेटाबॉलिक रिएक्शन को करवा सकते हैं, बट दीज रिएक्शन आर लिविंग एंड प्रोसेस इज नॉन लिविंग। ये रिएक्शन लिविंग है इसलिए हमने इसका कहा कि भी लिविंग हो सकता है, बट प्रोसेस नॉन लिविंग है, तो हम इसको कह सकते हैं कि न तो ये लिविंग है न नॉन लिविंग, बिकॉज अ पर्टिकुलर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड सो दैट प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रॉपरली मोबिलाइज फॉर दिस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड। यानी मेटाबॉलिज्म अगर लिविंग मानना चाहते हैं, मेटाबॉलिज्म को तभी लिविंग कहेंगे जब वो बॉडी से बाहर या अंदर एक सेलुलर एनवायरमेंट में रहे, एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर होना चाहिए, तभी वो लिविंग होगा। दस मेटाबॉलिज्म इज along with cellular organization is defined criteria. तो metabolism is defined criteria of living being only when cellular organization will be present. तो सिर्फ अकेला मेटाबॉलिज्म जो है वो लिविंग बीइंग की प्रॉपर्टी नहीं है, डिफाइनेड कैरेक्टर नहीं है, उसके साथ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मेटाबॉलिज्म को हम लिविंग नहीं मान सकते। तीसरा अपनी बॉडी का जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो है कॉन्शियसनेस, चेतना या जागृति। ability of organism to stimulate ability of organism in which they receive stimulate or they receive any types of sense and have ability of response, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं। बॉडी की चेतना, जागृति कह सकते हैं। इट इज़ एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट एंड माउंट सुटेबल रिस्पॉन्स। एनवायरमेंट को सेंस करना और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना, ये चीज़ क्या कहलाती है, कॉन्शियसनेस। एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन कैन बी आइदर बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल। कोई भी स्टिमुलेशन हो सकता है, जैसे बाहर से आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। फिजिकल में जैसे कोई चीज़ गर्म है, ठंडी, आप हाथ लगा रहे हो, आपको कोई चीज़ गर्म फील हो रही है, आप उसका हाथ हटा रहे हो, तो ये फिजिकल रिस्पॉन्स है। केमिकल है, कोई केमिकल को टच किया, एसिड है या बेस है, आपका हाथ जल रहा है, कोई भी चीज़, या आपके जीभ के टच किया तो आपको टेस्ट का पता चला, ये भी एक प्रकार से कॉन्शियसनेस है। तो बॉडी के अंदर हर चीज़ का रिस्पॉन्स आप दे सकते हो बाहर से होने वाले स्टिमुलेशन, बिकॉज बॉडी हैव सेंस ऑर्गन, लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड स्किन। इसके अलावा और भी हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, आँख, नाक, कान, गला, जीभ वगैरह जो भी है। फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स इन फ्लोरिंग प्लांट, जितने भी फ्लोरिंग प्लांट है वो लाइट के अकॉर्डिंग फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो करते हैं, यानी लाइट को देख करके मूवमेंट शो करते हैं कि लाइट किस डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन में फूल जो है उसका मुड़ना, उसका खुलना। सीजनल ब्रीडिंग इन एनिमल सीजन के अकॉर्डिंग ब्रीडिंग करते हैं, उनमें स्ट्रेस साइकिल पाया जाता है। वायरल इन्फेक्शन, इम्यून रिस्पॉन्स, ये सब एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन है जो बायोलॉजिकल टाइप के होते हैं। इनसाइड द कॉन्शियसनेस ह्यूमन इज कंसिडर्ड एज हैविंग सेल्फ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस के अंदर ह्यूमन जो है उसको सेल्फ कॉन्शियस प्राणी कहते हैं।
उनके पास एक सेल्फ कॉन्शियसनेस है, मतलब उनके पास सोचने समझने की शक्ति होती है जो किसी और एनिमल के पास नहीं है। तो ह्यूमन के केस में हम कॉन्शियसनेस को सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं। वेल वुंड, विलियम जेम्स, सिगमंड फ्रायड और फ्रांसिस क्रिक जो एक न्यूरोलॉजिस्ट है, इन सभी साइंटिस्ट ने और इसके अलावा अलग अलग साइंटिस्ट ने कॉन्शियसनेस के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई। कॉन्शियसनेस बॉडी के अंदर ही है, लेकिन अलग अलग साइंटिस्ट ने उनको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया। किसी ने छोटे बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया कि वो किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, किसी ने कुछ बड़े बच्चों पे, किसी ने एडल्ट पे रिस्पॉन्स दिया था। एक डायग्राम है जिसमें ये बताया गया कि कॉन्शियसनेस आपकी बॉडी के सेरेब्रल लोब से डिसाइड होता है। क्या इस डायग्राम में जो है क्या बताया हुआ है, तो देखिए, कॉन्शियस अवेयरनेस इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, यानी आपका जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ये वाला भाग, इससे आपका कॉन्शियसनेस जुड़ा हुआ है। फोल्डेड एंड कनेक्टेड शीट ऑफ नर्वस टिश्यू, जिसमें बहुत सारी नर्वस टिश्यू जो है कनेक्ट होती है। ईच एक्सपीरियंस करेस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक सेट ऑफ न्यूरल एक्टिविटी कॉल्ड द न्यूरल कोरिलेट ऑफ कॉन्शियसनेस in the posterior hot zone of brain that consists of parietal, occipital, temporal lobe and cerebral cortex। ये जो आपको भाग दिख रहा है जिसमें आपको 3 लोब दिख रही है, 3 इसमें लोब दिख रही है, पहली लोब पैराइटल लोब, दूसरी ऑक्सीपिटल लोब और तीसरी टेम्पोरल लोब। ऐसा मानते हैं कि इसके अंदर जो है एक न्यूरोनल कोरिलेट ऑफ कॉन्शियसनेस यानी एनसीसी पाया जाता है और यही सबसे ज़्यादा कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करती है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ न्यूरल एक्साइटेशन आफ्टर अ मैग्नेटिक पल्स यील्ड अ मेजर ऑफ डिग्री इन विच अ पर्सन इज कॉन्शियस। इसी के अंदर सारी जो न्यूरॉन होती है वो एक मैग्नेटिक पल्स जो है उसके अंदर एक्साइटेशंस होता है, न्यूरल एक्साइटेशंस होता है, तब जाकर के कॉन्शियसनेस की शुरुआत होती है। तो कॉन्शियसनेस जो है वो बॉडी के अंदर इस भाग से जो है शुरू होता है ऐसन में। तो ये सारा का सारा प्रोसेस होता है। तो आज के हमारे लेक्चर में हमने लिविंग बीइंग के 5 कैरेक्टर में से 3 कैरेक्टर पढ़े, बाकी के 2 पहले पढ़ लिए थे। तो हमने चैप्टर की शुरुआत जो है वो की थी द लिविंग वर्ल्ड के अंदर मेटाबॉलिज्म से। पहले हमने पढ़ा ग्रोथ, फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा पढ़ा था, ग्रोथ पढ़ा था। ग्रोथ के बाद में फिर हमने सेकंड कैरेक्टर जो है वो पढ़ा था रिप्रोडक्शन। उसके बाद में आज का हमारा जो लेक्चर था लेक्चर 2, उसमें हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बाद में फिर हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ा और मेटाबॉलिज्म के बाद फिर हमने कॉन्शियसनेस पढ़ा। तो आज के हमारे लेक्चर के अंदर हमने 5 जो टॉपिक है वो पूरे किए। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है उसके अंदर मैं लिविंग बीइंग के आगे जो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं उसके बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ मैं बताऊंगा लीनियस के बारे में कि लीनियस ने द्विनाम पद्धति बायनॉमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए कैसे दिया, क्यों दिया और उसके क्या क्या रूल्स होते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो कुछ जानकारी है उसके बारे में मैं कल का वीडियो बनाऊंगा। ओके।